Hello students, class 11, physics. Chapter is work, energy and power. Topic is conservative and non-conservative forces. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके द्वारा या इनके अगेंस्ट में किया गया वर्क किस किस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए work done by or against the conservative force depends, number one, depends only and only on the initial and final position. Number two, it is independent of the path followed by the body. यदि हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी भी बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं तो इसका जो वर्क है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यदि हम इसको ऐसे ले जाएं, इस पाथ के अलोंग ले जाएं या फिर इस पाथ के अलोंग ले जाएं, दिस पाथ नंबर 2 एंड दिस इज पाथ नंबर 1, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों ही पाथ के लिए वर्क इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसके द्वारा या इसके अगेंस्ट में किया गया वर्क डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन केवल इस पर डिपेंड करता है, इसके पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर 2 में यही लिखा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। नंबर 3, जो वर्क डन है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर द क्लोज पाथ, यदि हम ए पॉइंट से चलते हैं और वापस ए पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ए से बी कहिए और फिर बी से ए, तो इसको क्लोज पाथ कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ पर वर्क 0 होता है। नाउ कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स। नंबर 1, एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नंबर 3, स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब दो मास बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है। एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज F इजिकल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग पर जो फोर्स लगता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ नंबर 2, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं। द वर्क डन बाई और अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर वन depends on initial and final position. Number 2, also depends on path followed by the body. And number 3, work done for the closed path is not equal to 0. मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा या उनके अगेंस्ट में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करता ही है, बट इसके साथ साथ पाथ फॉलोड पर भी डिपेंड करता है। यदि एक बॉडी को हम पॉइंट ए से पोजीशन बी ले जाते हैं इस पाथ के अलोंग या फिर इस पाथ के अलोंग ले जाएं तो दोनों में वर्क अलग अलग होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ किस पाथ को फॉलो करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये वर्क डन अलोंग द पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू अलोंग द पाथ 2 एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ पर किया गया वर्क भी 0 नहीं होता, जैसे कि पहले कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ पर जो किया गया वर्क था दैट इज 0। नाउ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नंबर 1, फ्रैक्शनल फोर्स and number 2, viscous force. These are the examples of non-conservative forces. Non-conservative force का मतलब जिनके द्वारा या जिनके अगेंस्ट में किया गया वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। And it also depends on the path followed by the body. And the work done for the closed path is not equal to 0. Now next topic is gravitational force is a conservative force
हमने ऊपर बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव किस तरह से प्रूव करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इसके लिए हम 3 अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। यदि तीनों पाथ के लिए वर्क हमारा अलग अलग आता है तो हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, और यदि तीनों पाथ के लिए वर्क इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले केस में हमने बॉडी ऑफ मास m को, दिस बॉडी ऑफ मास m, इसको पोजीशन A से पोजीशन B पर डिस्प्लेस किया। पोजीशन A से पोजीशन B पर ले गए तो इनिशियल पोजीशन A एंड फाइनल पोजीशन इज B। और इसको हमने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट h है ना। जो वर्क होता है वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0। इस बॉडी को ऊपर मूव कराने के लिए हमें इसके वेट के इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स की जगह पर हमने यूज किया mg, फोर्स की जगह पर mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इज h। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, देयरफॉर थीटा इज 0, देयरफॉर दिस वर्क इज इक्वल टू mg इनटू h इनटू 1। तो दिस इज वर्क इज इक्वल टू mgh। तो इस तरह से हम इस बॉडी को A से B तक ले जाने में ये वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू mgh। नाउ केस नंबर 2, बॉडी को पोजीशन A से पोजीशन B ले जाते हैं बट अलोंग इंक्लाइन प्लेन ले जाते हैं। अलोंग इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज एंगल थीटा एंड दिस इज सपोज हाइट h। पॉइंट A के कंपैरिजन में पॉइंट B की हाइट, वर्टिकल हाइट h सपोज एंड द लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज l। बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B पर ले जाना है। तो सपोज किसी टाइम पर बॉडी हमारी यहाँ पर है, इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है एंड दिस वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज mg sin थीटा एंड दिस mg cos थीटा। इस बॉडी को यदि हमें ऊपर ले जाना है इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, देन दिस फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। कम से कम हमें इतना फोर्स लगाना पड़ता है। तो इतना फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर मूव करती है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज गिवन बाय W2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0। 0 एंगल कैसे आया? फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 ले रहे हैं ना। हमने ये जो फोर्स लगाया था दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा होना चाहिए, mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर कितना, यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम पॉइंट A to B, दिस इज इक्वल टू L। नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल sin theta is equal to this perpendicular upon a hypotenuse, sin theta is equal to this perpendicular upon a hypotenuse, therefore this is h upon L and this L is cancelled by this L, therefore this is mgh। तो हमारा इस सेकंड केस में वर्क A से B तक बॉडी को ले जाने पर, A से B तक बॉडी को ले जा रहे हैं तो वर्क हमारा mgh आया। पहले केस में भी वर्क हमारा mgh था ना। अब यदि हम इस बॉडी को A से B ले जा रहे हैं और बाई स्टेयर्स ले जा रहे हैं, पहले हम बॉडी को ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं और फिर ऐसे ले जाकर यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो इसको कह रहे हैं स्टेयर्स, बाई स्टेयर्स ले जा रहे हैं। पहले तो हमने फर्स्ट केस में सीधे ले गए थे, दूसरे केस में इंक्लाइन प्लेन पर ले गए, तीसरे केस में बाई स्टेयर्स ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये वर्क अलग अलग स्टेयर का अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क इन केस नंबर 3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5।
W1 का मतलब है बॉडी को जब हम यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं, बॉडी को हम यहाँ से यहाँ पर x1 हाइट ऊपर रेज करते हैं, बॉडी को यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो दिस इज वर्क डन W1। और फिर बॉडी को यदि यहाँ पर हम ऐसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करते हैं, तो दिस इज वर्क डन इज W2 ना। यदि बॉडी को हम यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं तो हमारा वर्क W3 हो गया, 3 इस पाथ के लिए वर्क W3। और फिर बॉडी को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं तो इस पाथ के लिए वर्क हमारा W4 हो गया। इसके बाद हम बॉडी को ऐसे ले जा रहे हैं तो ये हमारा वर्क W5 हो गया ना। W1 देखते हैं पहले। W1 के लिए दिस इज mg इंटू x1, क्योंकि इसको हम वर्टिकली अपवर्ड रेज करते हैं। तो जैसे पहले केस में था mgh, यहाँ पर h की जगह पर हमारा x1 आया, mg x1 ना। W2 की वैल्यू 0 हो जाती है, W2 की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि जो हमारा फोर्स है, बॉडी का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो दोनों 90 डिग्री पर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्क है यहाँ पर ये 0 हो गया, इस पाथ के लिए 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए 0। नव इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं इस पाथ के लिए वर्क हमारा mg x2 जैसे पहले mg x1 था। सिमिलरली इस पाथ नंबर 4 के लिए वर्क हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा एंगल 90 cos 90 0, इसलिए ये भी 0 हो गया। नब W5 में x3 हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू mg इंटू x3। नब इसको सॉल्व करते हैं तो mg इज कॉमन, टेक आउट साइड, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3। नब this x1 plus x2 plus x3 is equal to h. Now this is W3 is equal to mgh number 3. Now from equation 1, 2 and 3, जो पहला केस था उसमें भी हमारा कितना वर्क mgh था, सेकंड केस में भी हमारा वर्क mgh, थर्ड केस में भी हमारा वर्क डन mgh। तो हम कह सकते हैं कि हमारे वर्क तीनों पाथ के लिए वर्क W1, W2, W3 इक्वल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पहले केस में तो ये हमारा सीधा पाथ था, दूसरे केस में हमारा इंक्लाइन प्लेन था, तीसरे केस में हमारा ये स्टेयर्स थे। तो तीनों केसेस में हमारा वर्क सेम आता है, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब वर्क डन अगेंस्ट और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।